सो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे कि इस चैनल से जीके जीएस का सवाल दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। या फिर भारत में होने वाले वो तमाम परीक्षाओं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो ही क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है? क्योंकि यहाँ पे जो भी सवाल कराए जाते हैं जीके जीएस का, वो सभी PYQs रहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित रहते हैं और कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में पूछ चुका है, तभी उस सवाल को हम यहाँ पे संग्रहित कर लाते हैं। और यहाँ पे जो भी सवाल कराए जाते हैं उस सवाल का तो आंसर हम बताएंगे ही बताएंगे, साथ में उस सवाल से जितने भी सवाल बन सकते हैं और अदर जितने भी सवाल बनेंगे उन सभी को हम इसी वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सवाल हैं उसका फुल डिस्कशन होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, आपकी ज़्यादा समय की हम बर्बादी न करते हुए सीधी बात, नो बकवास पे चर्चा करेंगे और एक मोटिवेशनल कोट से हम शुरुआत करना चाहेंगे। मोटिवेशनल कोट कुछ इस प्रकार है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। सही बात है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मंजिल मिलेगा नहीं मिलेगा ये मुकद्दर की बात है सर, लेकिन आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं तो ये तो गलत बात है ना। अब जब आप किसी भी चीज़ को अगर आप पाना चाहते हैं तो उस पाने के लिए पहले आप कोशिश तो करें। देखिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसका अगर ख्याल आपको पाने का मन में चल रहा है तो दिमाग में सबसे पहले एक बात सेट करने का कि हाँ ये हमसे हो जाएगा। जब भी आपका दिमाग में ये सवाल आ गया कि हाँ ये चीज़ हमसे हो जाएगा, समझिए कि वो चीज़ हो जाएगा ही आपसे। तो चलिए, हम ज़्यादा मोटिवेशनल कोट पे हम चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि ये मोटिवेशनल कोट कुछ ग्लूकोज की तरह होता है जो कि इंस्टेंट यानी तुरंत यानी इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है, फिर ये 10 मिनट बाद उतरेगा ही उतरेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल से हम शुरुआत करते हैं। आप लोग तैयार रहिए सबसे पहला सवाल पे हमला करने के लिए। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बोलता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? एकदम MVVI सवाल इसे माना जाता है। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को होता है। और गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी हो गए, महात्मा गांधी और किसके बीच? तो उस समय के तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच। किसके बीच? इरविन के बीच। ये दोनों के बीच समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। तो पूछेगा कि गांधी इरविन समझौता किन व्यक्तियों के बीच हुआ? तो गांधी इरविन में गांधी और इरविन की बात आ रही है। तो महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय इरविन के बीच समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, आप याद रखिएगा। उसके बाद इसी में आ जाता है गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो आपको उसका भी हम डाटा दे देते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1930 में हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में हुआ। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हमारा 1932 में हुआ। देखिए स्पेस कम है इसीलिए थोड़ा हम इस तरह से लिख दिए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। देखिए तीनों लगातार है, 30, 31, 32, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेता है और वो भी कांग्रेस के तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे गांधी जी। कौन करते हैं? गांधी जी। तो पूछेगा कि कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है, उसमें कांग्रेस भाग लिया था। और कांग्रेस के तरफ से कौन भाग लिया? तक गांधी जी। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है, इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया। तो पूछेगा कि कौन से तीनों गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस कितने बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो एक बार, वो भी दूसरा टर्म में 1931 वाला में भाग लिया था।
ठीक है। तो देखिए सवाल एक था, आंसर भी इसका एक था, 5 मार्च 1931। हम इतना भी बता के आगे हम बढ़ सकते थे, लेकिन सर इससे जितना भी रिलेटेड सवाल बना उन सभी का हम यहाँ पे डिस्कशन दे दिए, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई है। ठीक है, चलिए हम लोग सेकेंड नंबर सवालों पर हमला कर देते हैं। सेकेंड नंबर हमारा सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना था। क्या बोलता है कि निम्नलिखित में वे कौन व्यक्ति रहे जो औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। तो आपको हम सबसे पहले एक बात बता दें, जो औरंगजेब था इसे हम लोग आलमगीर के भी नाम से जानते हैं। औरंगजेब को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आलमगीर, आलमगीर, आलमगीर के नाम से जानते हैं। और आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। आलमगीर का मतलब क्या होता है? विश्व विजेता, विश्व विजेता। ठीक है, तो आप यहां से याद रखिएगा कि औरंगजेब का अन्य नाम आलमगीर है और आलमगीर का मतलब विश्व विजेता होता है सर। ठीक है, उसका एक और यहाँ पे एक और सवाल क्या बन जाएगा कि औरंगजेब का बड़ा बेटा का नाम क्या था। तो औरंगजेब का जो सन है यानी बड़ा बेटा है, इसका नाम था बहादुर शाह। इसका नाम क्या था? बहादुर शाह था, बहादुर शाह। तो पूछेगा कि औरंगजेब का बड़ा बेटा का नाम क्या है? तब बहादुर शाह। औरंगजेब को और किस नाम से जानते हैं? तो आलमगीर। और आलमगीर का मतलब क्या होता है? विश्व विजेता। और औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी बना वो बना था मोहम्मद मुअज्जम, जो कि इसी का बड़ा बेटा था। औरंगजेब का ही बड़ा बेटा था जिसका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह का अन्य नाम था मोहम्मद मुअज्जम। तो इस यहाँ का जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या आपका? एमडी, यानी मोहम्मद मुअज्जम, मुअज्जम, मुअज्जम। तो यहाँ से आप ये याद रख लीजिए कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना। तो औरंगजेब का ही बड़ा बेटा जिसका नाम था बहादुर शाह या फिर एमडी मुअज्जम। और औरंगजेब को आलमगीर के भी नाम से जानते हैं, इसका अन्य नाम हुआ। और आलमगीर का मतलब क्या होता है? विश्व विजेता। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवालों पर हम लोग हमला कर देते हैं। तीसरा नंबर सवाल बोलता है कि भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, यानी प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। भारतीय पूछा है, तो आपको एक बात यहाँ से बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर, RNT, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के भाई, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई SNT कौन थे? SNT मतलब सुरेंद्रनाथ टैगोर। ये 1864 में, कब? 1864 में सिविल 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 क्या बोल रहा है? भारतीय यानी सिविल सेवा पास करने वाले, यानी सिविल सेवा सर्विस यानी CSS को पास करने वाले प्रथम भारतीय बनते हैं। पूछेगा क्या कि भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सुरेंद्रनाथ टैगोर 1864 में भारतीय सिविल सेवा को पास करते हैं। और SNT मतलब कि सुरेंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1842 में कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। तो आप यहाँ से ये भी सवाल याद रखिएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1913 में। किस क्षेत्र के लिए? तो साहित्य क्षेत्र के लिए इन्हें ये क्या बोलता है? नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। ठीक है, चलिए हम लोग चौथा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। पांचवा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। पांचवा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है? आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं। तो देखिए ये जो है इसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट, AVREST, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में लोग, कहाँ पे? नेपाल में, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल के लोग, माउंट एवरेस्ट को नेपाल के लोग सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा। और सागर माथा का मतलब होता है स्वर्ग की चोटी। सागर माथा का मतलब स्वर्ग की चोटी होता है। ठीक है, तो पूछ देगा उल्टा सवाल कि स्वर्ग की चोटी किसे कहते हैं? तब माउंट एवरेस्ट को। या फिर सागर माथा किसे कहते हैं? तब माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट है कहाँ? तो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो 8,849 मीटर है। साथ में यहां से एक और सवाल क्या बन जाएगा कि चीन के लोग इसे क्या कहते हैं? चीन के लोग, तो चीन के लोग माउंट एवरेस्ट को चेमा लुंगमा कहते हैं। चेमा
लुंगमा, चेमा लुंगमा कहते हैं, चेमा लुंगमा। और चेमा लुंगमा का मतलब होता है स्वर्ग की चोट, ये सॉरी, चेमा लुंगमा का मतलब क्या होता है, घाटी की देवी, घाटी की देवी, घाटी की देवी, घाटी की देवी कहते हैं। तो यहाँ से सवाल क्या बना कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा कहते हैं। और सागर माथा का मतलब स्वर्ग की चोटी होता है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। और चीन के लोग इसी माउंट एवरेस्ट को, इसी सागर माथा को चेमा लुंगमा कहते हैं। और चेमा लुंगमा का मतलब घाटी की देवी होती है। और भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी वह थी बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल थी। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि भारत की प्रथम महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, तो वो थी बछेंद्री पाल। ठीक है, चलिए हम लोग छठा नंबर सवाल देख लेते हैं। छठा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागा अर्जुन, नागा अर्जुन, नागा अर्जुन सागर, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम, श्रीशैलम, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, बहुत बड़ा नाम है। और ये कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश, एपी, मतलब कि आंध्र प्रदेश में, जिसकी राजधानी कहाँ है, आंध्र प्रदेश की। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और आपको बता दें कि सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा, तो सबसे पुराना ओल्ड एनपी यानी पुराना नेशनल पार्क का नाम है, पुराना नेशनल पार्क का नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुआ था और इसका वर्तमान नाम राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है, जो कि इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। जिम कॉर्बेट के नाम होने से पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, फिर नाम बदलकर जिम कॉर्बेट रखा गया और फिर जिम कॉर्बेट का भी नाम बदलकर राम गंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। और ये कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित है और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क माना जाता है, जिसकी स्थापना 1936 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नंदा देवी भी कहाँ है, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में ही है। ठीक है, कामेत नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, कामेत हो गया आपका। ठीक है, तो आप इतना सारे सवालों को यहाँ से नोट डाउन कीजिएगा। ऐसे आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत बेहतर रहेगा, और अगर याद है तो रिवीजन के तौर पर आप ऐसे ही रफली कर सकते हैं। चलिए हम लोग 7वां नंबर के सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 7वां नंबर सवाल बोलता है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो आपको एक हम बात बता देते हैं, देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, सन है, सूर्य है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा बुध आपका, बुध, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी, मंगल, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो देखिए सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह आपको कौन सा नजर आ रहा है, तब बुध है। सबसे छोटा कौन है, बुध है, जिसको इंग्लिश में मरकरी भी बोलते हैं। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। देखिए आपको एक और बात बता दे, एक सूर्य केंद्रित सिद्धांत होता है, सूर्य केंद्रित सिद्धांत, सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था कोपरनिकस, कोपरनिकस दिया था। कोपरनिकस सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया और सूर्य केंद्रित सिद्धांत में बताया कि सूर्य, जो भी खगोलीय पिंड है और जो भी ग्रह है वो सभी सूर्य का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह हो गया बुध और सबसे छोटा ग्रह भी हो गया बुध। उसके बाद शुक्र की बात करें तो शुक्र का जो साइज है वो पृथ्वी की ही साइज के बराबर है, तो इसीलिए शुक्र को जुड़वा बहन भी माना जाता है पृथ्वी का। तो पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को चमकीला ग्रह, यानी चंद्रमा के बाद अगर कोई चमकीला सबसे ज्यादा है तो वो है शुक्र।
तो चमकीला ग्रह भी कहते हैं किसे? शुक्र को। साथ में भोर का तारा और सांझ का तारा भी किसे कहते हैं? शुक्र को। ठीक है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वाटर पाया जाता है। ठीक है। मंगल के दो उपग्रह, मंगल को लाल ग्रह के भी नाम से जानते हैं, और मंगल के दो उपग्रह, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीवोस। दो ग्रह का उपग्रह नहीं है, वो है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र स्टार्टिंग के दो ग्रहों का उपग्रह नहीं है, बाकी सब का एक एक उपग्रह, दो दो उपग्रह भी है। ठीक है। तो बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं है, बाकी सब का उपग्रह है। मंगल का इंपॉर्टेंट है, दो है, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डिवोस। ठीक है। आपके नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह, नेपच्यून सबसे क्या है? ठंडा ग्रह माना जाता है। सबसे गर्म किसे माना जाता है? तो सबसे गर्म शुक्र को ही माना जाता है। तो आप ये भी यहां से ध्यान रखिएगा। लाल ग्रह मंगल को, मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, और मंगल के इधर वाले ग्रह जो हैं ये आंतरिक ग्रह हैं, और बृहस्पति के उधर वाले ग्रह बाह्य ग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं। दोनों के तरफ चार चार है, वाइलेंसिंग है। ठीक है। तो आप यहां से ये भी याद रखिएगा। ठीक है। देखिए सवाल एक था, डिस्कशन कितना सारा हो गया। ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए हम लोग 8वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 8वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में जो बीवी का मकबरा है ये देश के दूसरे ताजमहल के रूप में जानी जाती है। भारत में जो बीवी का मकबरा है इसे दूसरे भारत की दूसरे ताजमहल के रूप में जाना जाता है, और ये महाराष्ट्र के कौन सा जिला? तो औरंगाबाद जिला। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है बीवी का मकबरा। अब ये बीवी का जो मकबरा है ये शाहजहां का बेगम जिसका नाम था मुमताज, इसी के याद में ये बना दिया आगरा, ये बीवी का मकबरा। ठीक है। तो आपको यहां से ये याद रखना पड़ेगा कि आगरा में जो ताजमहल है, कहां पे है? आगरा में जो ताजमहल है ये शाहजहां की बेगम के, मुमताज के याद में बनाया गया, और बीवी का जो मकबरा है ये देश की दूसरी ताजमहल के रूप में जानी जाती है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। ये पूछा भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। उसके बाद शाहजहां का जो बेगम थी मुमताज, उसी के याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया गया, और शाहजहां का जो पोता हुआ जिसका नाम है आजम शाह, वो अपनी माता दिलारा बानो बेगम की याद में बनाया। ठीक है। बीवी का जो मकबरा है वो अपनी माता की याद में कुछ इस बनाया था। ठीक है। तो आप ये भी यहाँ से इतना सारे सवालों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग 9वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 9वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था? तो हिटलर का जो जन्म है ये 20 अप्रैल 1889 90 में एक कम में हुआ, और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपको ब्रावो एमिन में, मतलब कि कह सकते हैं हम आपको कि ये जर्मनी के किस शहर में हुआ? तो आपको यहाँ पे लिख देते हैं ब्रावो एम इन में हुआ था, हिटलर का जो जन्म है 20 अप्रैल 1889 को जर्मनी के ब्रावो एम इन शहर में हुआ था, और इसका जो हिटलर का जो मृत्यु है ये 1945 में हुआ बर्लिन शहर में। कौन शहर में? बर्लिन शहर में हुआ। साथ में इसका एक आत्मकथा है जिसका नाम है मेरा संघर्ष। ठीक है। और ये नाजीवादी पार्टी का नेता था, नाजीवादी। ठीक है। तो आप ये भी यहां से याद रखिएगा। ठीक है। कि हिटलर का जन्म जर्मनी के 20 अप्रैल 1889 को हुआ ब्रावो एमिन शहर में, ये नाजीवादी नेता था। साथ में हिटलर का जो मृत्यु है 1945 में बर्लिन शहर में हुआ, ये खुद को गोली मार लिया था, और इसका जो आत्मकथा है उसका नाम है मेरा संघर्ष। तो पूछेगा कि हिटलर का पुस्तक का नाम बताइए, तो हिटलर का पुस्तक का नाम है मेरा संघर्ष। ठीक है। चलिए हम लोग इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
10वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि दिल्ली का भारत का राजधानी कब घोषित किया गया। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि दिल्ली को भारत का राजधानी कब घोषित किया गया। ऐसे हम बता दें कि दिल्ली को जब भारत का राजधानी घोषित किया जा रहा था उस समय भारत का जो वायसराय था वो था जॉर्ज पंचम था। जॉर्ज पंचम के ही टाइम पर दिल्ली को भारत का राजधानी घोषित किया गया था। कब किया गया था इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। एक स्माइल दूसरे स्माइल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।